डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एमपीपीसीएस, जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन संबंधित टॉपिक है। मूलतः ये पेपर एथिक्स का है। एथिक्स में क्या क्या पढ़ना है आप ये देखो। आपके सिलेबस का पहला यूनिट क्या है? दार्शनिक विचारक। देखो आप, दार्शनिक विचारक, समाज सुधारक। प्रश्न ये उठा कि हम फिलोसफर्स को क्यों पढ़ते हैं और समाज सुधारक को क्यों पढ़ते हैं। उसका कारण यह है कि फिलोसफर्स के ऐसे विचार हैं जो समाज का एक बेहतर मार्गदर्शन करते हैं, और जितने भी समाज सुधारक हैं, समाज को नैतिक बनाने के लिए, समाज के विकास के लिए उनका क्या विचार है, उनकी गतिविधियां कैसी हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, ये सारे या तो समाज सुधारक हैं या तो दार्शनिक हैं। प्रश्न कैसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सुकरात, पर सुकरात तो एक राजनीतिज्ञ भी है, एक फिलोसफर भी था, एक महान दार्शनिक सुकरात। लेकिन आपके सिलेबस में लिखा हुआ सुकरात, तो सुकरात के केवल उन्हीं विचारों का हम लोग अध्ययन करेंगे जिसमें नैतिकता की बात की गई हो, सामाजिक मूल्यों की बात की गई हो, या शुभ क्या है, उचित किसे कहते हैं, अनुचित किसे कहते हैं, प्लीजर, आनंद या सुख का अर्थ क्या है। जैसे सुकरात का एक महत्वपूर्ण कथन है कि ज्ञान ही सद्गुण है, और यह प्रश्न आपके एमपीपीसीएस में पूछा गया है, नॉलेज इज वर्च्यू। तो नॉलेज क्या है, वर्च्यू क्या है, सद्गुण क्या है, और सुकरात ने अपने आचरण से समाज को क्या संदेश दिया। प्रश्न यह पूछेगा, कानून के प्रति सुकरात का विचार क्या है। क्या सुकरात ने कानून का विरोध करने की बात की, या फिर कानून के सदैव अनुपालन की बात की है। हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और बड़े साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करेंगे। दूसरी चीज, सुकरात के बाद प्लेटो लिखा हुआ है। हम प्लेटो की बात करें। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। एक ऐसा दृष्टांत कि सुकरात को जेल में बंद कर दिया गया है और अगले दिन उसकी मौत होनी है। प्लेटो जाता सुकरात के पास और सुकरात से कहता है, आप जेल से भाग जाओ आप, क्योंकि एक दिन बाद सुकरात को जहर का प्याला दिया जाएगा। दोनों में संवाद चल रहा है। सुकरात ने कहा नहीं। प्रश्न ये उठा कि क्या सुकरात ने कानून के अनुपालन की बात की या कानून के विरोध की बात की। जब प्लेटो ने यह कहा कि सुकरात से कि आप जेल से भाग जाओ आप, पर सुकरात ने मना कर दिया और सुकरात ने स्वेच्छा से मृत्युदंड का उल्लंघन कर लिया, जहर का प्याला, जबकि सुकरात को पता था कि मेरी मौत सुनिश्चित है। अब ये एक दृष्टांत है, एक संवाद है प्लेटो और सुकरात के बीच। पर प्रश्न कैसे पूछेगा कि कानून के अनुपालन के प्रति
सुकरात और गांधी के विचारों में अंतर क्या है? आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा। अगला देखो आप, अरस्तु की हम बात करें, एरिस्टोटल आपके सिलेबस में है और ये लोग एक महान फिलोसोफर रह चुके हैं। अरस्तु फ्रेंडशिप की बात करता है, मित्रता की बात करता है। अरस्तु ये कहता है हम जब मित्र का चयन करें तो चयन करने का आधार क्या होना चाहिए? हम किसे मित्र बनाएं, किसे नहीं? सौंदर्य कहते किसे हैं? सौंदर्य का मतलब क्या है? शुभ क्या है, अशुभ क्या है? वर्चू क्या है, सद्गुण क्या है? इसको लेकर डिबेट है। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु की बात करें, तीनों में कई बिंदुओं पर समानता है पर कई बिंदुओं पर मतभेद है। लेकिन आपसे जो यूपीएससी पूछेगा तो या तो यह पूछेगा ज्ञानी सद्गुण है, या तो यह पूछेगा कि प्लेटो के अनुसार सद्गुण क्या है, वर्चू क्या है, या यह पूछेगा मित्रता का आधार क्या होना चाहिए, ब्रैकेट में अरस्तु। इसका मतलब यह है अरस्तु के अनुसार मित्रता का आधार क्या होना चाहिए। हम इसकी बात करेंगे। हम महावीर स्वामी की बात करें। महावीर स्वामी या तो उनके स्यादवाद की बात करेगा, और स्यादवाद का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु, विचारधारा, विषय, देश, काल और दृष्टिकोण सापेक्ष होता है। मतलब दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। हर एक चीज, देश, काल और दृष्टिकोण सापेक्ष होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं और आपकी बात करूं, आप मेरे दृष्टिकोण से आप विद्यार्थी हो, किंतु पिता के दृष्टिकोण से आप उनके पुत्र हो। अपने दोस्त की दृष्टिकोण से आप उनके दोस्त हो। तो आपके प्रति जो विचार होगा वो दृष्टिकोण सापेक्ष है। मेरे दृष्टिकोण से विद्यार्थी हो, पिता के दृष्टिकोण से आप पुत्र हो, और अपने दोस्त की दृष्टिकोण से आप दोस्त हो। आपके प्रति विचार, हर एक विचार काल सापेक्ष। जैसे अभी आप एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप तब एक सामान्य विद्यार्थी हो, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, तब एक अधिकारी बन जाओगे। तो आप क्या हो, एक सामान्य विद्यार्थी हो या अधिकारी हो? इस पर मेरा जो विचार होगा वो काल सापेक्ष होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप विद्यार्थी हो, 2 वर्ष बाद सिलेक्शन के बाद आप ऑफिसर बन जाओगे, तो ऑफिसर। लेकिन यदि आप डीएम के अधीन हो तो डीएम के नजरिए से आप सबऑर्डिनेट हो, पर आपके अधीन जितने कर्मचारी हैं उनके नजरिए से आप उनके बॉस हो। यही कहना चाहता है स्यादवाद कि दुनिया की जितनी चीजें हैं वे सब कुछ दृष्टिकोण सापेक्ष है। दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे सांप के जहर की बात करें, वो जहर है लेकिन एक नजरिए से है, लेकिन उसी सांप के जहर से दवाएं बनती हैं जिससे लोगों का जीवन बचाया जाता है। तो जिसका जीवन बच गया उसके लिए तो अमृत हो गया। इसका मतलब क्या चीज है? सब कुछ सापेक्षिक है, एब्सोल्यूट नहीं है। यह दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट होता ही नहीं, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता, सब कुछ सापेक्ष है। सापेक्षता का सिद्धांत। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो आप। मान लिया जाए कोई टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है तो समय नहीं पता चलता है, सापेक्षिक। पर कोई टॉपिक बहुत बोरिंग है तो लगता है टाइम बहुत लग रहा है, सापेक्षिक। तो समय जो होता है, जैसे आप बहुत अच्छे लोगों के साथ बैठ जाओगे ना, बहुत अच्छे लोगों के साथ, कोई बहुत प्यारा सुंदर व्यक्ति है उसके साथ बैठ गए तो आपको लगेगा कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है,
लेकिन कोई बोरिंग पर्सन के साथ आप बैठ गए, आपको लगेगा समय बहुत स्लो चल रहा है। सापेक्षिक, बौद्ध जैन दर्शन, महावीर स्वामी ने यही कहा है। हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। हम बात करें, हम बुद्ध की बात करेंगे। अब बुद्ध की जब बात करेंगे तो इनकी फिलॉसफी पढ़ेंगे, इनके दार्शनिक विचार क्या है, उनके सामाजिक विचार क्या है, ये चाहते क्या थे। बौद्ध दर्शन में बोधिसत्व की संकल्पना है। बोधिसत्व जिसका एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण मानवता का कल्याण करना है, संपूर्ण मानव जात का कल्याण करना। इसे बोधिसत्व कहता है कि वह तब तक परिनिर्वाण नहीं प्राप्त कर लेगा जब तक सभी को निर्वाण न दिला दे। तो निर्वाण क्या है, हम इसकी बात करेंगे। अब देखो, आप आचार्य शंकर को पढ़ना है जो अद्वैतवादी हैं, और शंकर ये कहते हैं कि दुनिया की जितनी चीजें हैं वे सब के सब ब्रह्म है, या प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ये जो मार्कर है ये भी ब्रह्म, ये जो लिख रहा हूं मैं पैनल पर ये भी ब्रह्म। दुनिया की जितनी चीजें, सब कुछ तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, ये कहना चाहते हैं। इसी का अध्ययन करेंगे हम लोग। चारवाक तो कहता है खाओ पियो और मौज करो। चारवाक की फिलॉसफी देखो आप, खाओ पियो और मौज करो। ईश्वर नहीं है, आत्मा भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, जो कुछ है यही है। इसी का हम लोग चल के अध्ययन करेंगे। तो चारवाक के एथिक्स का अध्ययन करेंगे कि वो समाज को किस तरह की दिशा देता है चारवाक। हम गुरु नानक की बात करेंगे, कबीर की बात करेंगे, तुलसीदास, गुरु नानक, कबीर की बात करेंगे, तो इनके सामाजिक विचार, धार्मिक विचार और दार्शनिक विचार, हम तीनों का अध्ययन करेंगे। अब देखो आप, ये सारे फिलोसफर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, सावित्रीबाई फूले। अब देखो आप, राजा राममोहन राय, सावित्रीबाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, ये सब के सब समाज सुधारक भी हैं और फिर एक दार्शनिक भी। आपके सिलेबस में शामिल करने का उद्देश्य क्या है कि आप इनके सामाजिक और नैतिक विचारों से परिचित हों और आपको यह पता चले कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्या सही है और क्या गलत है। इन्हें सिलेबस में शामिल करने का उद्देश्य यही है। इनके विचारों को पढ़ने के बाद यह पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है और हम सबको क्या करना चाहिए। हम समाज को बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम समाज को नैतिक कैसे बनाएं, एक सुंदर समाज का निर्माण कैसे करें जहां न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो, न्यायपूर्ण, जहां किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, सभी की मूलभूत आवश्यकता पूरी हो, कोई भूखा न तो सोए न तो उसकी मौत हो। सोचो आप, ये लोग ऐसा संदेश देते हैं। इनका उद्देश्य है क्या? ये पढ़ने का उद्देश्य ये कि नैतिक चेतना जाग जाए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। हम सभी के अंदर नैतिक चेतना जाग गई तो हम नैतिक होने के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, हम नैतिक बनने की कोशिश करेंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक बनने की कोशिश किया तो स्वाभाविक है गांधी का राम राज आ जाएगा। आप भी अच्छे इंसान, मैं भी अच्छा इंसान, इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन गया। जब अच्छा इंसान बन गया तो सोचो आप, गांधी का राम राज लौट आएगा जहां संघर्ष नहीं होंगे, झूठ नहीं होगा, लूट नहीं होगी, लोग दूसरों को जीवित रखने के लिए जीने की बात करेंगे, बल्कि यह कहा जाए हम सब देवता बन जाएंगे। क्योंकि अच्छा इंसान बनने का मतलब यह मानवीय मूल्यों को जीने लगना, नैतिकता को जीवंत कर लेना। एक तरह से यह कहा जाए हम मदर टेरेसा बन जाएंगे, गांधी बन जाएंगे। हम मदर टेरेसा, जब हम इन नैतिक मूल्यों को जीने लगेंगे। मैंने क्या कहा, ये जितने भी फिलोसफर, समाज सुधारक हैं, इस सिलेबस में शामिल क्यों किया गया? क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि आप सभी लोग इनके विचारों से परिचित हों
आप सभी को इस बात का बोध हो कि सही क्या है और गलत क्या है। दूसरी चीज, नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है। तीसरी चीज ये कहा जाता है, इनके विचार आपके अंदर नैतिक चेतना को जगा देंगे। इथिकल कॉन्शियस की बात करें, और जब आपके नैतिक चेतना जागेगी तब पूर्णतः नैतिक मूल्यों को जीवित रखने की कोशिश करोगे आप। इसका मतलब यह है कि यदि आपके अंदर नैतिक मूल्य जीवंत हो गए तो आप ईसा मसीह बन जाओगे, आप बुद्ध बन जाओगे, आप महावीर स्वामी बन जाओगे, या मोहम्मद पैगंबर साहब बन जाओगे आप। यह कहने का मतलब यह कि सारे लोग, इन लोगों का जीवन पूर्णतः नैतिक था। ये नैतिक मूल्यों को जीते थे। इनका पूरा आचरण ही, इनके आचरण में नैतिक मूल्य रिफ्लेक्ट होता था, नैतिक मूल्य प्रतिबिंबित होता था। इसलिए समाज ने इन्हें भगवान बना दिया। दूसरी चीज, यदि हम नैतिक मूल्यों के प्रति, नैतिक चेतना के प्रति संवेदनशील हो गए तो करुणाशील हो जाएंगे। और करुणा मानव को मानव बनाती है। सोचो आप, यदि प्रत्येक मानव करुणाशील हो गया, करुणाशील हो गया, तो स्थिति क्या होगी? एक करुणाशील व्यक्ति दूसरे के दुख को देख करके वो दुखी हो जाएगा और उसकी पूरी कोशिश होगी कि उसके दुख को दूर किया जाए। उसकी पूरी कोशिश होगी। यदि आप नैतिक मूल्यों के प्रति जीवंत हो गए तो आप अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करोगे। आप ये कहा जाए कानून का अनुपालन करोगे, सत्यनिष्ठ हो जाओगे, आप वस्तुनिष्ठ हो जाओगे, आप ये कहा जाता है एक अच्छा इंसान बन जाओगे आप। यदि ऐसे लोग प्रशासक बन गए तो प्रशासन में करप्शन समाप्त हो जाएगा, करप्शन समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक प्रशासक जनता के दुख को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएगा। प्रत्येक प्रशासक के अंदर दया का भाव होगा, वो करुणाशील हो जाएगा। बल्कि यह कहा जाए, पहली चीज, काम जनता के दुख को देख करके वो स्वयं रोने लगेगा। वो ये तब होगा जब नैतिकता के प्रति संवेदनशील हो जाए। ये तब होगा जब नैतिक चेतना और नैतिक चेतना के प्रति संवेदनशील या जागृत होने के लिए इनके विचारों को पढ़ना जरूरी है। इसलिए आपके सिलेबस में ये टॉपिक शामिल किए गए। अगली चीज देखो आप, वरना यह प्रश्न उठ सकता है, एक प्रशासक को इसकी क्या आवश्यकता है? मेरा मानना है इस समय प्रशासक को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। कानून तो बनते हैं किंतु कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पाता। एक समस्या है ये। आम जनता भूख से मरती है, परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता क्योंकि करप्शन है, भ्रष्टाचार है। और यह भ्रष्टाचार तब तक दूर नहीं होगा जब तक वह उन प्रशासनिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को जीने न लगे। और वह नैतिक मूल्यों को तभी जिएगा जब नैतिक चेतना होगी, और नैतिक चेतना तभी आएगी या तभी जागेगी जब इन समाज सुधारकों से कुछ न कुछ सीखेगा, इनके विचारों को पढ़ेगा वो। इसलिए आपके सिलेबस में इसे शामिल किया गया है। दूसरी चीज, आपके सिलेबस में अगला टॉपिक क्या है? मनोवृत्ति। यूनिट 2 एटीट्यूड है। एटीट्यूड में विषय वस्तु क्या है, तत्व क्या है, फंक्शन क्या है, का निर्माण कैसे होता है, मनोवृत्ति परिवर्तन कैसे होता है, प्रबोधक, हम संप्रेषण की बात करें, पूर्वाग्रह तथा विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, ये आपको अध्ययन करना है। और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड होता क्या है? और ये आपके सिलेबस में इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण कि एटीट्यूड क्या करता है? आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। एटीट्यूड, आपका कैसा एटीट्यूड है, और आपके एटीट्यूड को निर्धारित करने में कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, आपके एटीट्यूड का निर्माण होता कैसे है, इन्हीं बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे।
लेकिन आपके सिलेबस में क्या लिखा? अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता एवं लोक सेवा है तो आधारभूत योग्यताएं क्या होती हैं, ये पूछ रहा हुआ। सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थकारवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता। आप सिलेबस में देखो, जो सिलेबस में सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक इतना बेहतरीन टॉपिक है यार, है क्या? सत्यनिष्ठा आपके सिलेबस में है। सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या है? एक प्रशासक सत्यनिष्ठा की उपेक्षा क्यों कर रहा है, और एक प्रशासक को सत्यनिष्ठ कैसे बनाया जाए, हम सभी लोग इसी का अध्ययन करेंगे। अब सोचो आप, निष्पक्षता एवं असमर्थकारी की बात करें, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा की बात करें, हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे चल करके। अगला टॉपिक देखो आप, इमोशनल इंटेलिजेंसी, सामयिक बुद्धि, अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है, शासन में इसकी उपयोगिता क्या है और अनुप्रयोग क्या है, और व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है, हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। आगे देखो आप, अब देखो आप, आपका यूनिट जो 3 है, मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या है। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण और मूल्य की बात करें, यह आपके सिलेबस में। इथिकल वर्च्यू और वैल्यूज क्या है, नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों तो आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन, यह आपके सिलेबस में है। सिलेबस में जो भी टॉपिक शामिल किए गए हैं, उसका उद्देश्य क्या है? एक सत्यनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, संवेदनशील, लोचशील प्रशासक का निर्माण करना। एक ऐसा प्रशासक हो जो बेहतरीन तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जन कल्याण के प्रति संवेदनशील हो। ये जो भी सब टॉपिक है, इन्हें शामिल करने का उद्देश्य यही है। अगला देखो, यूनिट 4 में क्या है? करप्शन है और कारण क्या है, भ्रष्टाचार का प्रभाव क्या पड़ता है, भ्रष्टाचार को अल्पम करने के उपाय क्या है, समाज, सूचना तंत्र, परिवार और व्हिसल ब्लोअर की भूमिका क्या है, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा क्या है, यह आपके सिलेबस में है। भ्रष्टाचार का मापन कैसे होता है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल लोकायुक्त पढ़ना है आपके सिलेबस में। इन सब का अध्ययन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, और हम लगातार ये देखेंगे कि अभी तक क्वेश्चन पूछा क्या गया है और फ्यूचर में क्या क्वेश्चन बनेगा। जो पूछा गया है जरूरी नहीं कि रिपीट भी करें, फ्यूचर में क्या बनेगा हम लोग इसकी बात भी करेंगे। अगला देखो आप, अंत में केस स्टडी, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित ये केस स्टडी है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, जब टॉपिक अध्ययन करेंगे तो टॉपिक के बीचों बीच हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करते चलेंगे, साथ साथ हम लोग इसका अध्ययन करते चलेंगे। ये आपका सिलेबस है। आप प्रश्न देखो, प्रश्न पूछ क्या रहा है, ये देखो आप, जैन बता अनंत चतुष्टय क्या है, त्रिपिटक क्या है, कभी गुरु महिमा का वर्णन कीजिए, सद्गुण ज्ञान है की व्याख्या कीजिए आप, जिसके हम बात कर रहे थे, अद्वैत वेदांत की व्याख्या कीजिए, संतुलन संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, रूढ़ युक्तियों से आप क्या समझते हैं, स्टीरियोटाइप्स, सहायता पर व्यवहार की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, लोक सेवक आधारभूत योग्यताएं क्या है, हम इसका अध्ययन करेंगे। सोचो, मतलब जो प्रश्न पूछा है 10-10 शब्दों में पूछा है, मात्र 10 वर्ड्स में पूछा है, 10 शब्दों में, मतलब 10 शब्द होता ही कितना है, केवल वर्ड्स की मीनिंग क्लियर हुई, आप आंसर लिख ले जाओगे। हमें इस पूरी क्लास में मेरी कोशिश होगी कि मैं शब्द को क्लियर करता चलूं,
अब देखो आप व्यक्तिगत भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? नैतिक तत्व की आवश्यकता क्या है? अखंडता के गुण क्या है? जवाबदेही का उद्देश्य क्या है? शासन में उच्च मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सार्वजनिक कर्मियों की नैतिक दुविधा क्या है? कौन सी भारतीय पुस्तक संदर्भित करती है और पुस्तक के लेखक कौन कौन से हैं? भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों के कौन से भारतीय पुस्तक? सीबीआई के 3 प्रमुख विभागों को लिखिए आप। वॉच डॉग के नाम से किसे जाना जाता? वॉच डॉग। भारत में प्रथम बार केंद्रीय लोकपाल स्थापित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? भारतीय संविधान अनुच्छेद 311 क्या कहता है? अरस्तु के आकार द्रव्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या कीजिए। पूर्वाग्रह और विभेदीकरण में अंतर कीजिए आप। ये जो प्रश्न पूछा गया, देखो आप, ये जितने भी प्रश्न हैं, लगातार प्रश्नों को देखो आप। ये केस स्टडी है, केस स्टडी। ये केस स्टडी को हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो पहले टॉपिक से का अध्ययन करने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। देखो पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा क्या गया है, और भविष्य में किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाए, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर आप देखो ये आपका केस स्टडी पुनः देखो आप। जो क्वेश्चन पूछा देखो आप। गुड। ये आपका सिलेबस है। हम लोग आज चर्चा करेंगे इथिक्स। हम नीति शास्त्र कहते किसे हैं? इथिक्स का मतलब क्या होता है? हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इथिक्स, आप ध्यान देना, इथिक्स और मॉरलिटी में अंतर क्या है? मॉरलिटी क्या है और इथिक्स क्या है? ये देखो आप, आज हम चर्चा करते हैं इथिक्स। नीति शास्त्र क्या है? जैसे नीति शास्त्र, इथिक्स क्या है? चूंकि आपके सिलेबस में इथिक्स टॉपिक हाईलाइट है और अधिकांश क्वेश्चन प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं इथिक्स, बार बार चर्चा कर रहे थे नैतिक। नैतिक किसे कहते हैं? नीति शास्त्र का मतलब क्या है? मॉरलिटी क्या है? मॉरलिटी, मॉरल, एथिक्स, इन शब्दों को देखो। और नीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखो आप, हम जब नीति शास्त्र की बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, एथिक्स जो शब्द है ये बना है एथोस से। ये जो शब्द बना है एथोस से, एथोस। ये जो शब्द है ये एथोस से बना है। और एथोस की जब बात करते हैं तो एथोस का अर्थ होता है रीति रिवाज। ये एथोस का मतलब होता है। ध्यान देने इस बात को। ये जो नीति शास्त्र है, एथिक्स का हिंदी रूपांतरण है, और एथिक्स बना एथोस से, और एथोस का अर्थ होता है रीति रिवाज। इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब ये कि ये जो नीति शास्त्र है यह रीति रिवाजों का अध्ययन करता है, रीति रिवाजों का अध्ययन करता है। तो प्रश्न ये उठा कि रीति रिवाज क्यों? रीति रिवाजों की आवश्यकता क्या पड़ी?
ये क्यों जन्म लिए? ध्यान देना, मैंने क्या कहा? ये नीतिशास्त्र इथिक्स का हिंदी रूपांतरण है और यह शब्द बना एथोस से, और एथोस का अर्थ होता है रीति रिवाज। इसका मतलब यह है कि ये जो नीति शास्त्र है यह रीति रिवाजों का अध्ययन करता है। प्रश्न ये उठा किसकी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग होते हैं। मान लिया जाए समाज में ये लोग हैं और सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, सबके हित अलग अलग होते हैं, सबकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं और इनके हित और आवश्यकता को लेकर संघर्ष का होना स्वाभाविक है। संघर्ष का होना, मान लिया जाए इन सभी के हित अलग अलग हैं और इनके भी संघर्ष होगा तो किसी का विकास नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाए? तो करना यह होगा कि इन सबके जो हित हैं, हितों को लेकर जो क्लैश हो रहा है ना, संघर्ष हो रहा है, उसे दूर कर दिया जाए। तो दूर कैसे होगा? दूर यह होगा कि इन सबके हितों के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए, एक सामंजस्य। और जब सामंजस्य स्थापित करते हैं ताकि सभी का विकास हो। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, सबके हित अलग अलग हैं, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, हित अलग अलग है, इन सबके हितों के बीच मुझे सामंजस्य चाहिए। सामंजस्य क्यों चाहिए? क्योंकि सबके हित आवश्यकता में सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ तो फिर संघर्ष होगा। और यदि सबके हितों में एक सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए तो हितों का क्लैश समाप्त हो जाएगा। तो इनके हितों में सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। हम हित की बात करें, अब हितों में क्या चाहिए? मुझे सामंजस्य स्थापित करना है इनके हितों में, यही कहना चाहता हूं। अब सोचो, इस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए एक रीति रिवाज, कुछ नियम निर्धारित किए गए, नियम निर्धारित किए गए। उन नियमों को कहा गया रीति रिवाज। अब देखो, तो ये जो रीति रिवाज है, ये जो नियम है, ये करता क्या है? सबके हितों में जो क्लैश है, संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनके हितों में सामंजस्य स्थापित कर देता है। और जब सामंजस्य स्थापित करता है तो स्वाभाविक है, सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं और जो नियम निर्धारित किए जाते हैं उन्हें रीति रिवाज कहा जाता है। इन्हीं रीति रिवाजों का अध्ययन करता है एथिक्स। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न उठा, ये जो इंटरेस्ट है, अलग अलग समुदाय समाज में रहने वाले लोगों के हित अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए, अब इसे देखो आप, एक ये समुदाय है, एक ये समुदाय है, ये समुदाय है, इस समुदाय में लाखों लोग रहते हैं और हर समुदाय का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। मान लिया जाए ये समुदाय है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, आप भारतीय समाज देखो, आप मान लिया जाए ये अफ्रीकन समाज है, या मान लिया जाए ये यूरोपियन समाज है। अब एक चीज सोचो आप, इंडियन सोसाइटी में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं अलग है, अफ्रीकन समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग है। तो जितनी भी सोसाइटी है, अलग अलग तरह की जो समाज है, समाज में रहने वाले लोगों के हित अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो तीनों समाज है, तीनों समाज में रहने वाले लोगों के हित एक जैसे हों, यह जरूरी नहीं है। अब क्या होगा? तो इस समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके हित अलग अलग होंगे और उनके हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए
कुछ रीत रिवाज निर्धारित किए जाएंगे, कुछ रीत रिवाज। ये जो अफ्रीकी समाज है, यहां रहने वाले लोगों की आवश्यकता अलग हो सकता है, आवश्यकता अलग हो सकता है, कुछ इनके हित अलग हो सकते हैं, और जो उनके हित और आवश्यकता है उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए अलग रीत रिवाज, या ये बात करें यूरोपियन समाज, इनके रीत रिवाज अलग अलग होंगे। पर एक चीज सोचो आप, होता क्या है, भारतीय समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, उनके हित अलग है, यहां आवश्यकताएं अलग है, और इस समाज दोनों की आवश्यकताएं एक समान हो जरूरी नहीं है, आवश्यकताएं अलग अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, आपकी आवश्यकता कुछ और है, मेरी आवश्यकता कुछ और है, हम दोनों की आवश्यकता में क्लैश ना हो। जब क्लैश नहीं होगा तो एक नियम निर्धारित कर दिया गया, और नियम यह निर्धारित कर दिया गया कि आप न्यूनतम फीस चुकाओगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, और टाइम डिसाइड कर दिया गया। तो सोचो, आपकी आवश्यकता और मेरी आवश्यकता के बीच क्लैश को रोकने के लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिए गए। हर समाज में ऐसा ही होता है। अब सोचो आप, तो जो नियम निर्धारित किए जाते हैं वो रीत रिवाज है, चूंकि और नीति शास्त्र उन रीत रिवाजों का अध्ययन करता है, इसलिए देखा होगा कि अलग अलग समाज में रहने वाले लोगों के हित अलग अलग हैं, इसलिए सबके रीत रिवाज अलग होंगे। इनके अफ्रीकी समाज के रीत रिवाज अलग होंगे, भारतीय समाज के रीत रिवाज अलग होंगे, यूरोपियन समाज के रीत रिवाज हो सकता अलग हो, ये अलग हो सकते हैं। और नीति शास्त्र चूंकि इन सबका अध्ययन करता है रीत रिवाजों का, और हर सोसाइटी में रीत रिवाज अलग अलग हैं, इसलिए कहीं न कहीं हर समाज में नैतिक नियम अलग अलग होते हैं, नैतिक नियम अलग अलग होते हैं हर समाज में। पहली बात ध्यान दो इस बात को। जैसे यूरोपियन समाज की बात करें, यूरोपियन समाज में देखा जाए समलैंगिक विवाह की मान्यता है, समलैंगिक विवाह, और समलैंगिक विवाह को यूरोपियन समाज में नैतिक माना जाता है। लेकिन भारतीय समाज में समलैंगिक विवाह को अनुमति नहीं मिली है, इसलिए भारतीय समाज में समलैंगिक विवाह को अनैतिक माना जाता है। तो यूरोपियन समाज और भारतीय समाज में कहीं न कहीं एथिक्स को लेकर अंतर है। आपने अक्सर देखा होगा, हो सकता है कि यूरोपियन समाज जिसे अनैतिक मानता है भारतीय समाज के अनुसार नैतिक हो जाए, यह संभव है। अरे बात है। फिर एक प्रश्न उठा, प्रश्न यह उठा कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब समय में परिवर्तन होता है तो लोगों की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। हाँ, जब आवश्यकताएं बदलेंगी तो आवश्यकताओं में देखो अलग अलग अब आवश्यकताएं चेंज हो रही हैं। जब आवश्यकताएं बदलेगी, इंटरेस्ट जब अलग अलग होंगे और इंटरेस्ट में परिवर्तन होगा। जब हितों में, आवश्यकताओं में जब समय के अनुरूप परिवर्तन होता है तो समय के अनुरूप उसमें सामंजस्य की आवश्यकता होगी, और जब सामंजस्य की आवश्यकता होगी तो रीत रिवाज चेंज होते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? समय के अनुरूप जब रीत रिवाज, ध्यान दो, समय के अनुरूप जब आवश्यकताएं बदलती हैं, हित बदलते हैं, तो उनके हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए रीत रिवाज में भी समय के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। आज चूंकि रीत रिवाज बदलते रहते हैं, इसलिए यह कहा जाता है कि इथिक्स भी, नीति शास्त्र भी परिस्थिति सापेक्ष होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। जिस फिजिकल रिलेशन को, शारीरिक संबंध को विवाह से पहले अनैतिक माना जाता है, अनैतिक, उसी शारीरिक संबंध को विवाह के बाद नैतिक माना जाता है। क्या रीजन है? अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, आप देखा होगा, विवाह से पहले गर्भपात को अनैतिक माना जाता था। कारण यह है कि भारतीय समाज मान चुका था कि विवाह से पहले लोग यौन क्रियाओं में शामिल नहीं होते, यह मान लिया गया था।
कि विवाह से पहले कोई भी व्यक्ति यौन क्रिया में शामिल नहीं होता है, लेकिन जब यौन क्रिया में शामिल होता है तो विवाह के बाद शामिल होता है, यह मान लिया गया था। अब सोचो आप, पर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा विवाहित महिलाओं के समान अविवाहित महिलाओं को भी सुरक्षित गर्भपात का अधिकार दे दिया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विवाह से पहले यौन क्रिया में कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है। इसका मतलब क्या चीज है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले, विवाह से पहले जिस यौन क्रिया को अनैतिक माना जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे नैतिक घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या चीज है? जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं वो क्या है? वो समय के अनुरूप बदलती रहती है। सारी बातें, इसका अर्थ क्या है कि नीति शास्त्र परिस्थिति सापेक्ष होता है। लेकिन अब एक चीज देखो आप, जब एथिक्स इनका अध्ययन करेगा तो रीति रिवाज, लेकिन रीति रिवाज पर कल्चर का प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लिया जाए कल्चर का प्रभाव हो सकता है, हम घूंघट की बात करें, हम बुर्का की बात करें। इस्लाम में बुर्का को अनुमति दी गई है, महिलाएं बुर्का पहनती हैं, पर इस्लामिक कल्चर उस बुर्का को नैतिक मानता है। पर इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, तो मूर्ति पूजा अनैतिक है, क्योंकि इस्लामिक कल्चर या इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोध करता है, उसे अनैतिक मानता है। लेकिन हिंदू समुदाय मूर्ति पूजा को नैतिक मानता है। अब सोचो, यहां तो मूर्ति पूजा नैतिक है या अनैतिक? यह समुदाय सापेक्ष हो गया। मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा को अनैतिक मानता है, लेकिन हिंदू समाज मूर्ति पूजा को नैतिक मानता है। आप जिस घूंघट की बात करते हैं, आपने गांव में देखा होगा महिलाएं घूंघट में रहती हैं। यह जो घूंघट है, अर्बन सोसाइटी, शहरी समाज घूंघट को अनैतिक मानता है, पर ग्रामीण समाज घूंघट को नैतिक मानता है। और आपने गांव में देखा होगा कि जो महिला बहु घूंघट में है, उसकी सास उसकी बहुत तारीफ करती है कि बहू कितनी संस्कारी है, ये घूंघट है, घूंघट में रहती है, किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा, उसकी तारीफ की जाती है और उसे महिमा मंडित किया जाता है। उसकी इतनी तारीफ की जाती है ताकि अन्य लोग भी उसे एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। इन सारी बातों का सार यही है कि हमारा जो इथिक्स है वह समय के अनुरूप बदलता रहता है, क्योंकि हर समाज में रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। अब प्रश्न यह उठा कि जब हम नीति शास्त्र की बात करते हैं तो प्रश्न ही उठा कि नीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है, किसके कर्मों का अध्ययन करता है नीति शास्त्र? पहली बात देखो आप, अब प्रश्न यह उठा कि नीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है, लेकिन जितनी बातें हम लोग समझे हैं ना, उसको लिख लेते हैं। आप लिखो इसे, जो हम लोग अभी समझे हैं उसको लिख लो आप। लिखो आप, नीति शास्त्र इथिक्स का हिंदी रूपांतरण है। इथिक्स एथोस से बना है, एथोस से बना है। जिसका अर्थ है रीति रिवाज।
अर्थात नीति शास्त्र रीति रिवाजों का अध्ययन करता है। इन इन रीति रिवाजों का उद्देश्य इन रीति रिवाजों का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों के हित, विभिन्न व्यक्तियों के हित एवं आवश्यकता के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना है। ताकि सभी का विकास हो सके। पैरा चेंज करो आप। वस्तुतः लोगों के बीच संबंध को बनाए रखने के लिए ऐसे नियमों की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर लोगों के बीच संघर्ष का समाधान किया जा सके। ये नियम ही बाद में रीति रिवाज का रूप ग्रहण कर लेते हैं। पैरा चेंज करो।
अब पैरा चेंज करो। सामान्यतः नीति शास्त्र को उचित एवं अनुचित का मानदंड माना जाता है। अच्छा, एक लाइन में यह बताना होगा कि आपसे पूछा था 10 शब्दों में नीति शास्त्र क्या है, तो 10 शब्दों में यदि पूछा जाएगा तो आपको यह बताना है कि नीति शास्त्र उचित और अनुचित का मानदंड है। यह बताता कि कैसा कार्य करना होना चाहिए। एक लाइन में 10 शब्दों यदि पूछा जाए तो अभी इसकी चर्चा करोगे आप। अब प्रश्न ये उठा कि नीति शास्त्र किन कर्मों का अध्ययन करता है। अरे बात है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रश्न ये, नीति शास्त्र किन कर्मों का अध्ययन करता है। अब इससे देखो, आप सबसे पहले बात करेंगे, हम जब भी नीति शास्त्र की बात करेंगे तो ये कहेंगे नीति जो शास्त्र है समाज में रहने वाले मानव के आचरण का अब पहली बात देखो आप, ये जो नीति शास्त्र है ना, समाज में रहने वाले मानव के आचरण का मूल्यांकन करता है। यह नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मानव के आचरण का मूल्यांकन करता है। आपसे एक लाइन में पूछेगा एमपीपीसीएस में प्रश्न, तो समाज में रहने वाले मानव के आचरण का मूल्यांकन क्यों करता है? यह क्योंकि समाज में जो लोग रहते हैं उनके कार्यों का प्रभाव दूसरों पर अवश्य पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी समाज का पार्ट हूं, आप भी समाज के पार्ट हो, अंग हो, तो मेरे कार्यों का प्रभाव आप पर अवश्य पड़ेगा या आपके कार्यों का प्रभाव मेरे ऊपर अवश्य पड़ेगा। इसलिए नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मानव के आचरण का अध्ययन करता है और यह बताता है कि मानव का कर्म कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसकी बात करता हो। यह बात क्यों? ताकि अलग अलग मानव के हितों में सामंजस्य हो, संघर्ष न हो और समाज का विकास हो। मान लिया जाए आप जंगल में हो, जंगल में कोई नहीं है, तो नैतिकता उस व्यक्ति के आचरण का मूल्यांकन नहीं करता। जंगल में अकेले है तो गाली देगा तो किसको देगा, झगड़े भी करेगा तो किसके साथ करेगा, किसके साथ, किसे वो गालियां देगा। वो अब पता चला वो किसी कुत्ते को बैठा के लगा गाली देने, तो क्या कुत्ते को उसकी बात समझ में आएगी? हां, बहुत करेगा तो कुत्ता उसका साथ देने के लिए साथ में कुत्ता भी भौंकना शुरू कर देगा, इतना ही हो सकता है। पर यदि मान लिया जाए 1 से 2 लोग हुए, व्यक्ति अकेला है, तो नैतिकता उसके कर्मों का मूल्यांकन नहीं करेगी।
पर जहां एक से दो लोग हुए, नैतिकता उसके कर्मों का मूल्यांकन करना शुरू कर देगी। क्योंकि जब एक से दो लोग होंगे और दोनों के हित अलग अलग हैं, तो दोनों के हितों में संघर्ष जरूर होगा, क्लैश होगा। और जब क्लैश होगा तो नैतिकता की आवश्यकता पड़ जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मान लिया जाए मैं जंगल में अकेला हूं, तो नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं, मैं किससे लड़ूंगा। पर यदि जहां एक से दो लोग होंगे, हम दोनों के हित क्लैश करेंगे, हितों में टकराव होगा, तब नैतिकता की आवश्यकता पड़ जाएगी। इसलिए यह कहा जाता है कि नैतिकता जो है समाज में रहने वाले मानव के आचरण का मूल्यांकन करता है। नैतिकता, जो लोग समाज से बाहर है उनके कर्मों का मूल्यांकन नैतिकता नहीं करती है। पहली चीज। दूसरी चीज देखा जाए कि नैतिकता या नीति शास्त्र की बात करें, या नीति शास्त्र, मानव के ऐच्छिक कर्मों का अध्ययन करता है। अब ऐच्छिक कर्म की बात करें, ऐच्छिक कर्म का मतलब क्या होता है? ऐसे कर्म जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण हो, वह ऐच्छिक कर्म है। हमेशा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा ऐच्छिक कर्म है। आप पढ़ रहे हो, यह ऐच्छिक कर्म है। ऐच्छिक कर्म का मतलब होता है जिस पर मेरा नियंत्रण हो, वो मेरा ऐच्छिक कर्म है। पर हार्ट बीटिंग अनैच्छिक कर्म है, मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हार्ट बीटिंग, आप सोचो जरा, जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, वो अनैच्छिक कर्म है, मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मान लिया जाए मेरी आंखें खुली है या आपकी आंखें खुली है, मुझे देख रही होगी, यह आपका ऐच्छिक कर्म है। आंखें बंद भी कर सकते हो, यह आपका ऐच्छिक कर्म है, क्योंकि आंखों को खोलना और बंद करना यह आपके नियंत्रण में है, ऐच्छिक कर्म। तो नैतिकता जो सदैव है ऐच्छिक कर्म पर, ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करती है नैतिकता। जैसे मान लिया जाए कि, ध्यान देना इस बात को, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, गाड़ी की स्पीड पे मेरा नियंत्रण है, गाड़ी की स्टीयरिंग पे मेरा नियंत्रण है, वह ऐच्छिक कर्म है। यदि मेरी गाड़ी से दुर्घटना हो जाती है तो फिर उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं और मुझे दंड मिलेगा, क्योंकि मेरा ऐच्छिक कर्म है। अरे बात है। पर यदि गाड़ी का ब्रेक फेल कर गया, और जब गाड़ी का ब्रेक फेल कर जाता है तो गाड़ी की स्पीड पर मेरा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अब उस स्थिति में मेरा वही कर्म अनैच्छिक कर्म हो जाएगा, अनैच्छिक कर्म। अरे बात है। जैसे गाड़ी का ब्रेक फेल होने के बाद यदि दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए मुझे दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गाड़ी का ब्रेक फेल होने के बाद उसमें मेरा कोई नियंत्रण रह नहीं गया। आपने देखा होगा एक द्वैत पर्सनालिटी की बात की जाती है। द्वैत पर्सनालिटी में क्या होता है, एक ही पर्सनालिटी पर दूसरी पर्सनालिटी हावी हो जाती है। अब मान लिया जाए कोई व्यक्ति द्वैत पर्सनालिटी का शिकार है, तो जब वो द्वैत पर्सनालिटी का शिकार होता है ना, तो उस एक व्यक्ति का क्या होता है, अपने कर्म पर नियंत्रण नहीं रह जाता। इसलिए यदि वो अपराध करता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता, उसे नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। क्यों नहीं ठहराया जाता? क्योंकि द्वैत पर्सनालिटी के कारण उस व्यक्ति का अपने कर्म पर नियंत्रण नहीं रह गया। और नैतिकता ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करती है, ऐच्छिक कर्मों का।
मूल्यांकन करती नैतिकता। और ऐच्छिक कर्म का मतलब होता है जिस कर्म पर मेरा नियंत्रण हो, उसे ऐच्छिक कर्म कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गाली देता है तो उसका ऐच्छिक कर्म है और उसके लिए वो उत्तरदायी है, उसे दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, ऐच्छिक। अरे बातें, जैसे आप पढ़ाई बंद कर दो तो आपके मां बाप हो सकता है आपको डांटने लगे, तो ऐच्छिक कर्म का मतलब होता है, याद रखना है, ऐच्छिक कर्मों का। आपने एक फिल्म आई थी अजय देवगन की, अजय देवगन एक अपराध करता है उस फिल्म में, और अजय देवगन ये शो करता है कि वो द्वैत पर्सनालिटी का शिकार है, ड्वेल पर्सनालिटी का शिकार है वो। अंततः उसे सजा नहीं मिलती, क्योंकि जब व्यक्ति द्वैत पर्सनालिटी का शिकार होता है तो उस कंडीशन में शरीर तो मेरा होगा, पर इस शरीर पर किसी और का नियंत्रण हो जाएगा, वो किसी और से काम करवाएगा, मेरे शरीर से काम करवाएगा। मैं नहीं कर रहा हूं, कोई और करवा रहा है। तो फिर जो भी गलत काम होंगे उसके लिए मुझे जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। द्वैत पर्सनालिटी। और नैतिकता क्या करती है? सदैव ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करती है नैतिकता, याद रखना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लिया जाए कोई व्यक्ति पागल हो गया है, जो पागल हो जाता है तो उसे यह नहीं पता चलता क्या सही और क्या गलत है, और अनेक ऐसे कर्म है उस पर उसका नियंत्रण भी नहीं रह जाता, तब उसका वह कर्म ऐच्छिक कर्म नहीं है, अनैच्छिक कर्म हो गया। और याद रखना है, नैतिकता जो सदैव अध्ययन करेगी ऐच्छिक कर्मों का अध्ययन करती है। तीसरी चीज बात करें हम लोग नैतिकता की बात, ये जो नीति शास्त्र है, ये नंबर 3 नीति शास्त्र अबोध बालक एवं पागल व्यक्तियों के कार्यों का मूल्यांकन नहीं करता है, क्योंकि अबोध बालक एवं पागल व्यक्तियों को कर्म के परिणाम या फल का बोध नहीं होता है। आप एक चीज देखो, आप ये कहा जाए अबोध बालक एक ऐसा बालक जिसे ज्ञान नहीं है, और पागल व्यक्ति। नैतिकता उन अबोध बालक और पागल व्यक्तियों के कार्यों का भी मूल्यांकन नहीं करता है, नैतिकता नहीं करती है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अबोध बालक को यह नहीं पता कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा, उसे यह नहीं पता। मान लिया जाए एक 5 साल का बालक है, उसके हाथ में रिवॉल्वर है, वो खेल रहा है। फादर ने क्या किया? रिवॉल्वर में गन को, जो भी गोली को लोड कर दिया, पूरी लोडेड गन है वो।
4 साल का बालक आता उससे खेलने लगता है, अचानक क्या होता है, गोली चलती है, किसी की मौत हो जाती है। तो देखो आप, तो उस बच्चे को न्यायालय दंड नहीं देगा, क्योंकि वो अबोध बालक है, उसे ये नहीं पता कि इस बंदूक चलने का परिणाम क्या होगा, उसे नहीं पता। इसे देखा होगा, एक निश्चित उम्र तक के बच्चों को कोर्ट सजा नहीं देता है, उन्हें सुधार गृह में भेज देता है। दूसरी बात, जो पागल व्यक्ति हैं उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि पागल व्यक्ति जिनका मस्तिष्क असंतुलित हो चुका है, उनका अपने कर्म पर, अपने शब्द पर नियंत्रण नहीं रहता, उन्हें यह भी नहीं पता किस कर्म का परिणाम क्या होगा। इसीलिए नैतिकता या नीति शास्त्र उनके कर्मों का मूल्यांकन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मतलब पागल व्यक्ति आपको पत्थर चला रहा है, आपको गालियां दे रहा है, तो कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो पागल व्यक्ति है, ध्यान देना इस बात को, जो पागल व्यक्ति है उसे इस बात का बोध नहीं है कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा। इसका अर्थ यह है कि नीति शास्त्र हमेशा उन लोगों के कर्मों का मूल्यांकन करता है जो वयस्क हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, जिन्हें इस बात का बोध है कि कर्म का परिणाम क्या होगा। उनके कर्मों का मूल्यांकन नैतिकता करती है। पर एक प्रश्न यह देखा जाए कि जो कुछ काम मजबूरी में होते हैं, दबाव बस किए जाते हैं, तो मजबूरी में जो कार्य किया जाता है नैतिकता उसका मूल्यांकन भी नहीं करती। आखिर क्यों नहीं करती नैतिकता? कारण क्या है कि नैतिकता उसका मूल्यांकन नहीं करती है? रीजन क्या है? जैसे एक चीज सोचो आप, मान लीजिए आईपीएस है, आईपीएस ने पुलिस वालों को आदेश दिया गोली चलाओ, पुलिस वालों ने गोली चलाई, 8-10 लोगों की मौत हो गई। तो जो मौत हुई उसकी जवाबदेता आईपीएस की होगी और सस्पेंड किया जाएगा आईपीएस को, न कि पुलिस को। क्योंकि पुलिस क्या था, मजबूर था वो। ये पुलिस वाले अपने बॉस के आदेश का अनुपालन करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक चीज देखो आप, मान लिया जाए कोई डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट, उसका एक सर्वेंट है, सर्वेंट अपने मालिक के आदेश का अनुपालन कर रहा है, पर मालिक ने उसे बाध्य कर दिया, आपको यह करना है, और वो करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लिया जाए कि आपके सर पर मैंने बंदूक लगा दी, आपने कहा ये करो, तो मैंने आपको मजबूर कर दिया। जब आपको सर पर बंदूक रख करके जब आपसे मैं कार्य करवाता हूं तो आपको बाध्य कर दिया मैंने, और जब बाध्य कर दिया तो उस स्थिति में आपका अपने कर्म पर नियंत्रण नहीं रह गया, तो नैतिकता उसका भी मूल्यांकन नहीं करेगी। लेकिन यह कहा जाए आदत बस किए गए कार्यों का मूल्यांकन नैतिकता करती है। अब देखो नंबर 4, आदत बस किए गए कार्यों का मूल्यांकन नैतिकता करती है, क्योंकि कार्य करने वाले को कर्म का परिणाम पता होता है। कर्म का परिणाम आप इससे देखो ध्यान से इस बात को,
जैसे मान लिया जाए कुछ लोग आदतवश काम करते हैं और नैतिकता उसका मूल्यांकन करती है। क्यों करती है? क्योंकि उन्हें पता है कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा। जैसे एक व्यक्ति नशे में है और नशे में होने के कारण वह दुर्व्यवहार करता किसी के साथ, तो भी नैतिकता उसका मूल्यांकन करेगी, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि इस कर्म का परिणाम क्या है। उसे इस बात का बोध भी है, उसके पास विवेक भी है। वो इसलिए नैतिकता आदत बस किए गए कार्यों का मूल्यांकन करती है। लेकिन जब कोई काम अनजाने में होता है, अनजाने में, तो नैतिकता उसका मूल्यांकन नहीं करती। यहां बार बार मैं मूल्यांकन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आपको उस कार्य के लिए जवाबदेह ठहराना, उस कार्य के लिए आपको जवाबदेह ठहराना, इसका मतलब यह होता है। यहां वही कहना चाहता है। ये अनजाने में यदि कोई कार्य हो जाता है तो नैतिकता उसका मूल्यांकन नहीं करती है, पर आदतवश किए गए कार्यों का मूल्यांकन नैतिकता करेगी। अब एक चीज ध्यान दो, अरे बात है, किंतु होने वाले कार्यों का मूल्यांकन नैतिकता नहीं करती है। याद रखना, अनजाने में, क्यों जब कोई काम अनजाने में होता है ना, तो उस पर मेरा नियंत्रण नहीं होता। और किसी कार्य का मूल्यांकन करने का मतलब यह है उस कार्य के लिए उस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाए। अब सोचो आप, इसका सिंपल शर्त यह, नैतिकता किन कर्मों का मूल्यांकन करेगी और किसका मूल्यांकन नहीं करेगी। अब सोचो आप, ये अब इससे देखो आप, नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मानव के आचरण का मूल्यांकन करता है। जो लोग समाज से बाहर हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन नीति शास्त्र नहीं करता। नैतिकता या नीति शास्त्र मानव के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है, अध्ययन करता है, मूल्यांकन करता है, अनैच्छिक कर्मों का मूल्यांकन नहीं करता हुआ। तीसरी चीज, नीति शास्त्र अबोध बालक एवं पागल व्यक्तियों के कार्यों का मूल्यांकन नहीं करता है, क्योंकि अबोध बालक एवं पागल व्यक्तियों को कर्म के परिणाम नहीं पता होते या कर्म का फल भी नहीं पता होता। चौथी चीज, आदतवश किए गए कार्यों का मूल्यांकन नैतिकता करती है, क्योंकि आदतवश कार्य करने वालों को कर्म का परिणाम पता होता है, किंतु अनजाने में होने वाले कार्यों का मूल्यांकन नैतिकता नहीं करती है। इस प्रकार देखा जाए कि नीति शास्त्र क्या है, वह किन कर्मों का मूल्यांकन करती है और किन कर्मों का मूल्यांकन नहीं करती है। ठीक है, हम अगली क्लास में बात करेंगे नीति शास्त्र नैतिकता में अंतर क्या है, हम सीधे उसके बाद टॉपिक पर आ जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।